गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें तो एक तो हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, दूसरा जीन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि मेंडल ने बोला था फैक्टर्स, उसको रीनेम किया गया जीन। उसको बोला गया जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन है वो क्या है, इनहेरिटेंस जो होती है करेक्टर्स की पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उनका फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, जीन क्या होता है आपका, जीन जो है वो कोडिंग सेगमेंट होता है। कोडिंग सेगमेंट क्या करता है, आरएनए बनाता है। दैट आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो जीन को डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे डिफ़ाइन करना मुश्किल है। जैसे हम बोल सकते हैं 5 बेस पेयर का जीन है, 50 बेस पेयर का जीन है, 500 बेस पेयर का जीन है। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये ठीक है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी डेफिनेशन ज़्यादा वैलिड नहीं है। इसलिए हम जो जीन को डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सप्रेशन, कि वो कितना बड़ा प्रोटीन बना रहा है, उस बेसिस पे हम जीन को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो प्रोटीन है दैट इज़ टाइटिन, तो इसको बनाने वाला आरएनए भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रोटीन के साइज़ के बेसिस पे हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, साइज़ ऑफ द डीएनए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर 1 लाख जो अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं टाइटन, तो 3 लाख क्या चाहिए आपको, 3 लाख नाइट्रोजिनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स मिलके जो क्या है वो बनाएंगे आपके 1 लाख अमाइनो एसिड। जैसे 3 जेनेटिक कोड जो आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि 3 अमाइनो एसिड नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इसीलिए तो 100 अगर अमाइनो एसिड बनाने हैं तो आपको 100 बनाने हैं तो 300 आपको क्या चाहिए होंगे, नाइट्रोजिनस बेसिस। 3 का कोडान होता है जो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। सो हम क्या कह सकते हैं, जो डीएनए सीक्वेंस है वो डिफ़ाइन नहीं करता जीन का साइज़। जीन का साइज़ डिफ़ाइन करता है इट्स एक्सप्रेशन, कि वो कितना बड़ा प्रोटीन बना रहा है। DNA sequence coding for tRNA and rRNA also define a gene। तो ऐसे DNA सीक्वेंस जो क्या करते हैं, tRNA बना रहे हैं और rRNA बना रहे हैं, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, जीन। मैंने बोला कि जीन जो है वो डिफ़ाइन करता है उनका एक्सप्रेशन, कि वो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम जीन को डिफ़ाइन करते हैं। तो जो tRNA है वो भी अपना एक्सप्रेशन शो करता है एज स्ट्रक्चरल फॉर्म में, एडाप्टर फॉर्म में। आरएनए क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, फंक्शनल एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। तो इनको जो भी डीएनए सीक्वेंस कोड कर रहा है उनको भी हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। सिस्ट्रॉन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिस्ट्रॉन का, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो श्योरली एंड में क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। अब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, इनकी कंपोजिशन जो है वो सेम होती है, बट डिफरेंस है इनके साइज़ में। अगर इसका मास, अगर मास ग्रेटर देन है 10,000 उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, लेस देन है 10,000 उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। साइज़ में डिफरेंस है, कंपोजिशन दोनों की क्या है, सेम है। तो मैंने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की जो वीडियो सेंड की थी आपको, उसमें लिखा था कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो ट्रांसक्राइब करके बनाते हैं एमआरएनए। तो जो आपके स्ट्रक्चरल जीन हैं उनमें 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, एक होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दूसरी होती है मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रोकैरियोट्स में होती है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, और ये होती है आपकी यूकैरियोट्स में, इन हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का केस देखो, इसमें क्या होता है, आपका जो एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मींस अगर आपके कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट हैं ऐसे, ये सारे आपस में जुड़े होंगे, इनके बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगी, और ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर। और यहाँ पे प्रमोटर है, इसको आपने स्विच ऑन किया, ये सारे के सारे सेगमेंट एकदम से अपना काम स्टार्ट कर देंगे और अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे।
ये तो हुआ पॉलीसिस्ट्रॉनिक में। अब देखो मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है, आपके जो सिस्ट्रॉन्स हैं, डीएनए सेगमेंट्स हैं जो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, वो प्रेजेंट होंगे विथ इंटरप्शन। यहाँ पे जो है वो इंटरप्शन होंगी। इंटरप्शन मीन्स नॉन कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट होंगे। तो जो नॉन कोडिंग है उनको हम बोलेंगे इंट्रॉन, और जो कोडिंग वाले रीजन हैं उनको हम बोलेंगे एक्सॉन। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, जो आपके कोडिंग रीजन हैं दैट आर इंटरप्टेड बाय द नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, ये नॉन कोडिंग रीजन्स जो हैं उनको हटा दिया जाता है, कोडिंग को इकट्ठा कर दिया जाता है, तब आके जाके ये क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। और इसमें क्या है, इंट्रॉन्स है ही नहीं, नॉन कोडिंग रीजन नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में प्रोसेसिंग नहीं होती है फर्दर। ठीक है, नाउ देखो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन एंड आरएनए अफेक्ट्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। देयर आर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं कुछ जो प्रोटीन और आरएनए को कोड नहीं करते, फिर भी वो क्या करते हैं, इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए जो हमें चाहिए होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। टीआरएनए का क्या फंक्शन है, इट एक्ट्स एज एडाप्टर एंड रीड जेनेटिक कोड। एडाप्टर मीन्स ये न्यूक्लियोटाइड्स को उठा के लाते हैं एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, अमाइनो एसिड को उठा के लाते हैं और जेनेटिक कोड जो आपके एमआरएनए पे होता है उसको स्टडी करते हैं। इसका फंक्शन आप ट्रांसलेशन में क्लियर हो जाएगा आपको। एमआरएनए क्या है, ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। टेम्पलेट किसके लिए, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए टेम्पलेट जो है प्रोवाइड करता है। इसके सीक्वेंस को रीड करके ही क्या बनेंगे, आपके प्रोटीन्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपका आरआरएनए। स्ट्रक्चरल मीन राइबोसोम्स में होता है ये, एंड देन कैटालिटिक, राइबोजाइम है जो राइबोजाइम की फॉर्म में ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो शो करता है। सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैव कैटलाइज ऑल टाइप ऑफ आरएनए फॉर्मेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सारी की सारी एक्टिविटी करता है। 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन आरएनए की सिंथेसिस में। ये तीनों के तीनों जो स्टेप हैं प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा। अब देखो आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। सबसे पहले पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का बताया था, ऐसे होता है 3' to 5' 5' to 3' दैट इज़ योर डीएनए। यहाँ पे अगर प्रमोटर लगा है, यहाँ पे होता है आपका टर्मिनेटर, बीच में ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन। तो आपका प्रमोटर यहाँ पे है तो 5' to 3' में आपका पॉलीमरेज जो है वो अपनी एक्टिविटी करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले प्रमोटर पे आपका पॉलीमरेज जो है वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यूज़ एनटीपीज़ यूज़ हो रहा है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट नहीं हो रहा है, डीएनटीपी नहीं हो रहा है, एनटीपी, क्योंकि हमें क्या बनाना है, आरएनए में जो आपकी शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोस, ना कि डीऑक्सी राइबोस। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो हैं वो पॉलीमरेज होके आपका आरएनए बनाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ये आपका आरएनए है, डीएनए है, और यहाँ पे पॉलीमरेज जो है वो क्या है, बाइंड कर गया। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे और ये आरएनए बनाता जाएगा। ठीक है, इनको ज्वाइन कर करके आरएनए जो है वो बनाता जाएगा। तो जो पॉलीमराइजेशन हो रही है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर है। ये है आपकी टेम्पलेट, तो इस पे डिपेंड होके हो रही है। इसके सीक्वेंस को रीड करके इसका कम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है। इसमें अगर ए है तो इसके अपोजिट यू वाला न्यूक्लियोसाइड आएगा, अगर यहाँ पे सी है तो इसके अपोजिट जी वाला न्यूक्लियोसाइड आएगा। इसको रीड करके ही हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइज कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ टेम्पलेट डिपेंडेंट
मैनर। अब देखो, नेसेंट आरएनए एंड पॉलीमरेज फॉल ऑफ एट टर्मिनेटर रीजन, और जैसे ही बनाते बनाते पॉलीमरेज यहाँ पहुँचा टर्मिनेटर पे, यहाँ पे टर्मिनेशन सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। तो आपका जो आरएनए, जैसे ये ऐसे आरएनए बन रहा था, जो ऐसे बन रहा था, तो ये फॉल ऑफ हो जाएगा और आपका जो पॉलीमरेज है वो भी क्या हो जाएगा, डीएनए से अलग हो जाएगा। RNA polymerase catalyze elongation process only and rest of the steps catalyzed by the associated factors। तो आपका जो RNA polymerase जो एंजाइम है वो सिर्फ क्या करता है, इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो करता है। जो बाकी के स्टेप्स हैं, एक तो इनिशिएशन और दूसरा है टर्मिनेशन, इसके लिए उसे एसोसिएटेड फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनिशिएशन जो है वो क्या है आपका, सिग्मा फैक्टर है, और टर्मिनेशन है आपका रो फैक्टर। ठीक है, तो जब पॉलीमरेज बाइंड करेगा फिर सिग्मा फैक्टर आके उस पर लगेगा, तब इनिशिएशन होगी। सिमिलरली जब टर्मिनेशन आता है तो रो फैक्टर वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाता है पॉलीमरेज के साथ, तब जाके क्या होती है आपकी टर्मिनेशन होती है और आरएनए जो है वो अलग हो जाता है। बैक्टीरिया, नो compartmentalization, no processing, so sometimes translation start before completion of transcription। तो कभी कभी क्या होता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया में क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। न्यूक्लियस जैसे सेल है उसमें लूप की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कंपार्टमेंट्स नहीं है कि ये साइटोप्लाज्म का अलग से कंपार्टमेंट है और न्यूक्लियस का अलग से कंपार्टमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, नो प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रही है और नीचे यहाँ पे ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाती है साथ में, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेसिंग नहीं होगी ना इस वाले आरएनए की। प्रोकैरियोट्स के केस में इंट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, इसलिए ट्रांसलेशन भी साथ साथ में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली हम देखेंगे इसको। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे बैक्टीरिया के केस में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ये आपका क्या है, डबल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए है, ये इसका 3' एंड है, दैट इज़ योर 5' एंड। यहाँ पे क्या है, प्रमोटर प्रेजेंट है, तो प्रमोटर पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके लग जाएगा। ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे लगेगा तो उसके साथ अटैच होगा आपका सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जैसे कि आपको पता है कि इनिशिएशन फैक्टर है, ये क्या करेगा, एंजाइम की फंक्शनैलिटी एंड स्पेसिफिसिटी को चेंज कर देता है। जैसे ही ये फैक्टर लग गया, पॉलीमरेज अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इलॉन्गेशन करना स्टार्ट कर देगा, पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देता न्यूक्लियोसाइड्स की। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही इसने इलॉन्गेशन स्टार्ट की, आरएनए बनना स्टार्ट हुआ, ये सिग्मा फैक्टर जो था वो क्या हो गया, अलग हो गया एंजाइम से, क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या है, इनिशिएशन का। बाकी जो चेन इलॉन्गेशन है वो सारा कौन करेगा, पॉलीमरेज। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको ट्रांसक्राइब करके आरएनए बन गया हुआ है। अभी आगे फर्दर मूवमेंट ये कर रहा है और करता जा रहा है, डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं उनको डिकोड करके एमआरएनए बनाता जा रहा है। इलॉन्गेशन हुई, उसके बाद क्या आ गया, टर्मिनेशन का प्रोसेस। टर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि टर्मिनेटर सीक्वेंस आ गया, तो तब क्या होगा, रो फैक्टर आएगा और इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, और रो फैक्टर क्या करेगा, टर्मिनेशन करवा देगा आपके ट्रांसक्रिप्शन की। और जैसे ही टर्मिनेशन होगी, आरएनए अलग हो जाएगा, फॉल ऑफ कर जाएगा, पॉलीमरेज और आरएचओ फैक्टर जो हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे, फॉल ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, सो इस वे में क्या होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। पहले इनिशिएशन होगी, आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर पे बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर आएगा, फिर क्या होगी, आपकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। इलॉन्गेशन में पॉलीमरेज जो अकेला क्या करता है, अपनी जो आरएनए है उसको बनाता जाता है। फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस जब आ जाएगा तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग हो जाएगा, आरएचओ फैक्टर अलग हो जाएगा, और आरएनए जो बना है वो क्या है, फॉल ऑफ कर जाएगा। ठीक है, आपके डीएनए से फॉल ऑफ अलग हो जाएगा। अब देखो, हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा जो आरएनए बना वो फंक्शनल आरएनए होगा,
ठीक है। जो डायग्रामेटिकली हमने देखा सेम टू सेम वैसा बनता है प्रोकैरियोट्स में। तो आपके जो प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं प्रेजेंट हैं, तो आपका फंक्शनल आरएनए बन जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो साइड बाय साइड चलते हैं। अब देखो इन यूकैरियोट्स 2 एडिशनल कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। एक तो पहली क्या है, 3 मोर आरएनए पॉलीमरेज इन एडिशन टू दैट प्रेजेंट इन ऑर्गेनेली। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बाकी ऑर्गेनेलीज में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की बात चल रही है तो 3 जो हैं आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द न्यूक्लियस। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो आरएनए बनाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है वो क्या बनाता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कौन सा होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन जो दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। देन आपका पॉलीमरेज थर्ड जो है वो बनाता है टीआरएनए, 5S आरएनए, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये 28S 18S ये क्या है 5.8 है, ये ज़्यादा सब यूनिट्स। आरएनए ये किसके साथ लिंक्ड हैं, राइबोसोम्स के साथ, तो ये सब यूनिट्स हैं किसके, राइबोसोम्स के। नेक्स्ट है इसमें स्प्लाइसिंग एचएनआरएनए प्रोसेसिंग। एचएनआरएनए क्या होता है, आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, इसकी प्रोसेसिंग होके आपका एमआरएनए बनता है। इट इज़ प्रिकर्सर फॉर द एमआरएनए। तो इसमें हमें पता है कि इंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो इसकी प्रोसेसिंग होती है 5' एंड पे एक कैप लगाई जाती है मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, और 3' एंड पे लगती है एडिनाइलेट रेजिड्यू। नंबर ऑफ एडिनाइलेट रेजिड्यूज़ को लगाया जाता है, अबाउट 200 to 300 तक लगाए जाते हैं। इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन जो है वो ज्वाइन, सारा का सारा कोडिंग जो सीक्वेंस होता है उनको ज्वाइन किया जाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होती है, टेम्पलेट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। जब ये प्रोसेसिंग हो गई उसके बाद जो आपका आरएनए बनेगा दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब डायग्रामेटिकली देखें तो प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये देखो ये आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पॉलीमरेज इलोंगेशन कर रहा है चेन की, 5' एंड जो है वो पहले बाहर आ जाता है, क्योंकि पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है दैट इज़ 5' to 3', तो 5' एंड जो है वो बाहर आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहले 5' एंड पे कैप लगाई जाती है। कैप किसकी होती है, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाई जाती है एट 5' एंड पे, ठीक है। उसके बाद जब जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गई, पूरा का पूरा डीएनए फॉल ऑफ कर गया, तो यहाँ पे देखो 2 कलर के हैं, ये येलो ऑरेंज, येलो वाला इज़ योर एक्सॉन, ऑरेंज इज़ योर इंट्रॉन। इंट्रॉन मीन्स नॉन कोडिंग रीजन्स और ये हैं कोडिंग रीजन। अब क्या होगा, इसकी स्प्लाइसिंग करेंगे, इंट्रॉन को हटाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो इंट्रॉन है वो ऐसे कॉइल अप हो जाते हैं। तो ये वाला जो है आपका नॉन कोडिंग रीजन है, थोड़ा सा यहाँ पे होगा नॉन कोडिंग, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं रिंग शेप स्ट्रक्चर। फिर इंजाइम्स जो आते हैं वो इनको रिमूव कर देते हैं, ये वाले रिंग्स को, और इनको जो एक्सॉन होते हैं कोडिंग सीक्वेंस इनको ज्वाइन कर देते हैं। और इसके साथ एक और प्रोसेस होता है, एट 3' एंड पॉली ए टेल लगाई जाती है, एडिनाइलेट जो होते हैं आपके रेजिड्यूज़ उनको यहाँ पे अटैच किया जाता है, अबाउट 200 to 300 तक लगाए जाते हैं ये, ठीक है। अब जो आपका आरएनए बना एंड में एमआरएनए दैट इज़ योर फंक्शनल एमआरएनए, जो फाइनल ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, प्रोटीन। इसके 5' एंड पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और 3' एंड पे प्रेजेंट है पॉली ए टेल। दिस इज़ योर फंक्शनल एमआरएनए। इसको क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद फर्दर जो प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा जीन को कैसे डिफाइन करेंगे इन डिफरेंट टर्म्स, देन अबाउट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में जो होती है उनमें क्या डिफरेंस है, ये सब था आपका ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।